सबसे पहले आज के टॉपिक में धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध धातुओं के प्राचलों के रूप में निकाल रहे हैं। तो हमें ये पता है इतना V अपॉन I इक्वल टू R इक्वल टू ML अपॉन N स्क्वायर ए टाउ। ठीक, तो अब विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? क्योंकि रो इक्वल टू R A अपॉन L, इसलिए रो ये वाला मान यहाँ पर पुटअप करिए, ML अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपॉन एल। ठीक, तो एम से ए से एल कैंसिल, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो गया। तो यही बस प्राचलों के रूप में यही इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अब ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये होती है 1 अपॉन रो। अब समझ गए होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बेटा विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक, तो अब इसका मात्रक भी समझ गए होंगे। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा, इसका होता ओम मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम डैश मीटर और पूरे का इनवर्स या ओम इनवर्स, ठीक, इंटू मीटर इनवर्स। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया। ये हो गई विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसी विशिष्ट चालकता का धारा घनत्व के साथ संबंध। विशिष्ट चालकता का धारा घनत्व के साथ संबंध। तो बेटा देखो, धारा घनत्व, तो अब रो बराबर होता है लिख देंगे वी नो दैट रो इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल ई अपॉन जे। ठीक है, इसलिए सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल ई अपॉन जे, तो जे चला जाएगा ऊपर, तो जे अपॉन ई। यही रिलेशन बन गया इसका, जे इक्वल टू सिग्मा ई। ये संबंध बन गया विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के बीच का संबंध। इसमें अगर अब ये चूंकि अदिश राशि होती है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ये इसका संबंध बन जाएगा। ठीक, समझ गए सभी। तो ये हो गया धातुओं का प्राचलों के रूप में, यानी रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। विशिष्ट चालकता हो गई सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। ठीक, और इसका रिलेशन हो गया धारा घनत्व के साथ संबंध, ये हो गया। आप इसमें देखो एक दो नोट पढ़ लीजिए सवालों के लिए। ठीक, इसमें नोट है सबसे पहले कि जब किसी चालक तार की लंबाई खींचकर या बढ़ाकर n गुनी कर दी जाए,
कैसी n गुनी कर दी जाए तब तार का प्रतिरोध, देखो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र आप लोग याद रखेंगे, R2 बराबर n स्क्वायर R1 हो जाएगा पहली स्थिति का प्रतिरोध, और बाद में हो जाएगा R2 दूसरी, यानी जब खींच कर बढ़ा दिया गया तब, जब किसी चालक तार की लंबाई खींच कर n गुना कर दी जाए तब तार का प्रतिरोध R2 इक्वल टू बेटा मिल जाएगा n स्क्वायर N1, डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि यानी कि जब किसी तार का या किसी तार की त्रिज्या, जब किसी तार की त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, 1/n गुनी कर दी जाए, तब तार का प्रतिरोध, याद रखिए 1/n गुनी कर दी जाए तब तार का प्रतिरोध R2 इक्वल टू n की पावर 4 R1, R2 इक्वल टू n की पावर 4 R1, R2 इक्वल टू n की पावर 4 R1, ये याद रखिए। जब किसी चालक तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तब तार का प्रतिरोध R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, जब किसी चालक तार की त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए तब तार का प्रतिरोध R2 इक्वल टू n की पावर 4 R1। ठीक बेटा, ये सब हो गए। इसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इसमें शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता पर। शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता अथवा या प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो एक कक्षा 11 में आप लोगों ने पिछले सेक्शन में आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि प्रतिरोधकता का जो संबंध होता है वो ताप के साथ क्या होता है, प्रतिरोधकता का संबंध ताप के साथ क्या होता है। तो उसको रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट से पढ़ा था, याद आ रहा हो। रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, जहाँ रो टी ये T डिग्री सेल्सियस पर या ताप T पर विशिष्ट प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता लिख दीजिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध लिख दीजिए, ये 0, इसको हम या तो टेम्परेचर T0 लिख लें, ताप T0, इसी को हम ताप जो T0 है इसी को 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 या 20, ठीक है। ताप T0 पर पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है। अब इसमें जो T है, इसके बाद जो अल्फा है, अल्फा है ये प्रतिरोध
ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। और इसकी वैल्यू आप लोगों ने वहाँ पर कक्षा 11 में आप लोगों ने इसकी वैल्यू को पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होती है अधिकांश धातुओं के लिए। इसका मान 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस जो होती है ज़्यादातर धातुओं के लिए, अधिकांश धातुओं के लिए। ये हो गया। अब इसमें इसी से जब मान चलिए हमने T इक्वल टू इसी फार्मूले में T0 रख दे 0 डिग्री सेल्सियस, तो यही रिजल्ट ρT इक्वल टू ρ0 1 प्लस अल्फा T मिल जाएगा। ठीक, तो जब ये इतना मिल जाएगा, इसी से हम निकाल सकते हैं अल्फा इक्वल टू, ये देखो इधर उधर जब गुणा करोगे तब रिजल्ट आ जाएगा ρT माइनस ρ0 अपॉन, यहाँ से इससे जब भाग दोगे तो ρ0T, ये अल्फा का मान आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम सूत्र इसका हम निकालना चाहें, ठीक है, T बराबर जब प्रारंभिक ताप, ये ध्यान रखो एक बात और, T जो है ये T0, इसको हम प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक ताप कह देंगे, प्रारंभिक ताप। और ये जो T होगा, T ये अंतिम ताप हो जाएगा। तो जब 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होता है, तो T बराबर ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। और वैसे मुख्य सूत्र ये याद रखना है, ये अल्फा का हो गया। इसी से ताप का जब निकालते हैं इसका, सॉरी, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध के लिए क्या होता है, प्रतिरोध के लिए यही फार्मूला बन जाता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो अब वही सभी इसमें आंकड़े, यानी RT हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस पर ताप, ये फार्मूला हो जाएगा प्रतिरोध के लिए, वेयर RT ताप T पर, ताप T पर तार का प्रतिरोध या पदार्थ, ठीक है, प्रतिरोध R0 ताप T0 पर तार का प्रतिरोध, ऐसे ये अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक। इससे भी अगर हमने मान चलिए इसमें भी कि अगर T0 इक्वल टू, यदि T0 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से मिल जाएगा RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसी से अल्फा इक्वल टू आप निकाल लेंगे, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन बन जाएगा R0T, ये संबंध इसका आ जाएगा। तो ये देख रहे हो सभी की जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है, ये लगभग ताप के अनुक्रमानुपाती जा रहा है। कैसा जा रहा है, ताप के अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इसका निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या है कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये हो जाएगा। ताप बढ़ने पर शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ताप के अनुक्रमानुपाती है विशिष्ट प्रतिरोध, और ताप के अनुक्रमानुपाती है इसका प्रतिरोध। तो इसलिए जब बेटा ताप बढ़ेगा तो शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
दूसरा इसमें शुद्ध धातुओं के लिए था। अगर हम इसी में मिश्र धातुओं की बात करें, मिश्र धातुओं की अगर बात करें, तो मिश्र धातुओं के लिए बेटा क्या होता है कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, परंतु परंतु शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम, शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। जितनी शुद्ध धातुओं में होती उतनी इसमें नहीं होती, मिश्र धातुओं में। लेकिन ताप बढ़ने पर मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा, अर्धचालक। अर्धचालक अगर पदार्थ हैं, ठीक है, तो इनकी ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध घट जाता है। अर्थात चालकता इनकी जो होती, चालकता बढ़ जाती है। यानी कि अब इसमें चालन होने लगेगा। जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चालन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें कंडक्टिविटी प्रारंभ हो जाएगी, ये अर्धचालकों के लिए। और वैद्युत अपघट्ट, एक और पॉइंट ले लीजिए। वैद्युत अपघट्ट की भी बात करें तो ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता इनकी भी घट जाती है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घट जाती है, ये भी याद रखिए। तो सबसे पहला पॉइंट था शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये इन रिजल्टों के आधार पर। अब अगर हम यहीं पर ये निष्कर्ष लेते, ताप बढ़ने पर शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध बढ़ जाता है। मिश्र धातुओं की बात करें तो ताप बढ़ने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती, परंतु शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। अर्धचालक हैं तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। वैद्युत अपघट्ट, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। तो ये सब बेटा याद रखोगे, एक नंबर का प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो अब ये बताओ, ये सब समझ में आ गया सभी को? बेटा एक बार कमेंट करके लिखें। सबको क्लियर? आ गया, बहुत अच्छे। राबिन उमराव, पढ़ाई करते रहो बेटा। घर पर जितना पढ़ाई करोगे उतना ही लाभ रहेगा, घर पर पढ़ाई करोगे उतना ही लाभ रहेगा।
स्कूल में तो क्लास अल्टरनेट चल रहे हैं, उसमें तो 6 दिन में 1-2 पीरियड मिलते हैं, इसलिए घर पे ही बेटा पढ़ाई करिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए मन लगा के। ठीक, चलिए आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमने इसमें 4 पॉइंट लिए कि शुद्ध धातुओं के लिए, और उसका दूसरा पॉइंट लिया मिश्र धातुओं के लिए, तीसरा पॉइंट लिया अर्धचालकों के लिए, चौथा पॉइंट लिया वैद्युत अपघट्यों के लिए। अब एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनको हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और उनमें एक घटना घटित होती है अतिचालकता। तो उसको भी आइए बेटा समझने का प्रयास करते हैं। अतिचालकता अंग्रेजी में सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है। तो देखो, जैसे धातु है, धातु, तो धातु का आप जब ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या हो जाती? प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक। और अगर हम इन्हीं का ताप घटाएं, ताप कम करें, मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि पदार्थ को गर्म करो, धातु को गर्म करिए, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि धातु को ठंडा करें, तो ताप कम करें। तो ताप कम करने पर प्रतिरोधकता, दोनों से ध्यान रखिए, ताप बढ़ने पर अगर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है तो ताप कम होने पर प्रतिरोधकता क्या होगी? घट जाएगी। ये सही, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। धातुओं में अगर ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बेटा बढ़ जाती है तो प्रतिरोधकता ताप कम करने पर घट भी जाएगी, क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है? प्रोपोर्शनली संबंध है, अनुक्रमानुपाती का संबंध है। ठीक। यही कंडीशन हम सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता, आप ये समझ गए होंगे, दोनों से ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी और ताप घटाने पर घटेगी। ठीक। अब इसमें देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप कम करने पर या उन्हें ठंडा करने पर, ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ठंडा करने पर उनकी प्रतिरोधकता धातुओं की भांति, किसकी बात? धातुओं की बात कम होने लगती है। ठीक है, या घटती जाती है, परंतु एक विशेष ताप पर घटकर शून्य हो जाती है। कैसी हो जाए? शून्य। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति, या जिन्हें ठंडा करने पर, ऐसे लिखेंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडा करने पर इनकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति घटती जाती है, परंतु एक विशेष ताप पर, ठीक, प्रतिरोधकता घटकर अचानक कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। इस घटना को
इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। समझ गए होंगे सभी बच्चे, अतिचालकता कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे लीजिए जिनको ठंडा करें, और ठंडा करने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, धातुओं की भांति, ठीक है, कम होगी, घटेगी। लेकिन उनको जब आप ठंडा करते चले जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा, उस टेम्परेचर पर, ठीक, अचानक से प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाएगी। तो इस घटना को क्या कहोगे, अतिचालकता। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं, उनको अतिचालक पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ, अतिचालक पदार्थ। समझ रहे हो बेटा, ये अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। और जिस ताप पर, यानी विशेष ताप, जिस ताप पर प्रतिरोधकता, अतिचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता घटकर अचानक शून्य हो जाती है, उन्हें क्रांतिक ताप, कौन सा ताप, क्रांतिक ताप, ठीक है। जिन पदार्थों की, या ऐसे कह दें वह ताप जिस पर अतिचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अचानक घटकर शून्य हो जाती है, उस ताप को क्रांतिक ताप अथवा संक्रमण ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप अथवा संक्रमण ताप कहते हैं। समझ गए, कौन कौन से ताप, क्रांतिक ताप अथवा संक्रमण ताप कहते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। बताइए, अतिचालकता सबको बेटा समझ में आ गई? लिखो कमेंट में। जल्दी लिखिए। अभिषेक, उमंग, सचिन, बहुत अच्छे, राविन बहुत बढ़िया, प्रांजल, समीर, शशांक, सचान, परिभाषा समझ में आ गई? शशांक, याद करते रहो बेटा, सब याद तैयार करते रहो तो अतिचालकता हो गई। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ठंडा करने पर उनकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति घटती जाती है, परंतु विशेष ताप पर अचानक से घटकर शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता तथा ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। वह ताप जिस पर अतिचालक पदार्थों की, ठीक है, प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाती है, उसे क्रांतिक ताप अथवा संक्रमण ताप कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो बेटा सभी के लिए अलग अलग होती है, इसकी वैल्यू, और ये जो इसका टेम्परेचर होता है, ये 10 केल्विन से बहुत, यानी 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच, इसको 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल पारा जो है, ये अतिचालक पदार्थों में इसकी गिनती आती है। मतलब पारा जो है, इसकी प्रतिरोधकता या इसके लिए जो संक्रमण ताप होता है पारे के लिए, ठीक है, संक्रमण ताप दिया जाए तो मतलब उस ताप पर इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाए, शून्य। तो 4.2 केल्विन, इस पर जो इसका संक्रमण ताप 4.2 केल्विन है, इस पर इसकी प्रतिरोधकता अचानक घटकर कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक। अब जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन पढ़ा होगा, टंगस्टन, ठीक, जिसको टीएन कहते हैं, टंगस्टन टीएन। तो टीएन के लिए यही क्रांतिक ताप बेटा क्या हो जाए, क्रांतिक ताप को आप लोग समझ गए, यानी ऐसा ताप जिस पर अतिचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाए। तो जो टंगस्टन होगा, टंगस्टन के लिए यही प्रतिरोधकता 0.01 केल्विन होती है। इतना ये रिजल्ट देगा, 0.01 केल्विन, ठीक। कैडमियम पढ़ा होगा, कैडमियम सुना होगा, कैडमियम, जिसको काय से प्रदर्शित करते हैं, CD से।
तो जब CD इसको कैडमियम को लेंगे तो इसके लिए 0.56 केल्विन, मतलब ये समझ रहे हो, ये टेम्परेचर जो लिखे हैं इस पर अगर कैडमियम को लेकर जाओगे ठंडा करते हुए 0.56 केल्विन पर, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, शून्य हो जाएगी। यानी अब इसमें फिर रेजिस्टेंस जो है वो नील हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें निकिल की, निकिल शब्द पढ़ा होगा, निकिल तत्व के बारे में, टिन के बारे में। ठीक है। तो निकिल जो है, निकिल, निकिल को क्या बोलते हैं, Na। ठीक है। इसके लिए 1 पॉइंट बेटा होता है 1.19 केल्विन। ठीक है। इसके बाद और भी आ सकते हैं, जैसे टिन ले लीजिए, टिन के लिए एसएन लिखते तो उसके लिए 3.7 केल्विन हो जाता, तो 1.19 केल्विन, और एसएन के लिए 3.7 केल्विन। ठीक, ये हो गया 10, ये क्या हो गया 10, ये हो गया निकेल। तो देखो पारे के लिए बेटा संक्रमण ताप कितना हो जिस पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, 4.2 केल्विन। टंगस्टन के लिए 0.01 केल्विन। कैडमियम के लिए बेटा होती है 0.56 केल्विन। मेरे साथ याद करिए सभी बच्चे, पारे के लिए प्रतिरोधकता, पारे के लिए संक्रमण ताप जहां पर प्रतिरोधकता शून्य होती है 4.2 केल्विन, टंगस्टन के लिए 0.01 केल्विन, कैडमियम के लिए 0.56 केल्विन, निकिल के लिए 1.19 केल्विन, और टिन के लिए 3.7 केल्विन। इन सबको, ये जो सभी हैं ये संक्रमण ताप है इनके लिए। इन सब के लिए संक्रमण ताप जो वैल्यू निकाली जाती है, इस पर इनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध लगभग नगण्य माने जाते हैं। तो बेटा टिन के लिए क्या है, 3.7 केल्विन। टंगस्टन के, उसके लिए टंगस्टन के लिए 0.01 केल्विन, पारे के लिए 4.2 केल्विन, कैडमियम 0.56 केल्विन, और निकिल के लिए हो जाती है 1.19 केल्विन। ये सबको क्लियर हो गई होगी। अब इनके बेटा उपयोग, जैसे अब कहा जाएगी ये कहाँ ऐसे पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। उपयोग, वैद्युत ऊर्जा को बिना हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ये बात समझ लेना, वैद्युत ऊर्जा को बिना हानि के। अगर हम अतिचालक पदार्थों का उपयोग कर लें, ठीक है, तो उसमें हम वैद्युत ऊर्जा, जैसे मान लो टंगस्टन लगा लिया, तो क्या लगा लिया, टंगस्टन। ठीक, निकिल लगा लिया, और इसको हमने क्या किया, निकिल को इतने ताप पर ठंडा कर दिया, और इसको हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक, ऊर्जा संप्रेषित कर दी, तो इसमें फिर ऊर्जा लॉस नहीं होगा। ठीक, अतिचालक पदार्थों से प्रबल जो वैद्युत चुंबक बनाए जाएं, तो उनसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अतिचालक पदार्थों के बने चुंबक से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि साधारण चुंबकों से नहीं किया जा सकता है। इनसे, अगर हमारे साधारण चुंबक हैं तो उनसे ये नहीं उत्पन्न किया जा सकता। ठीक, तो ये बेटा हो गया, ऊर्जा को वैद्युत तारों में बिना हानि के, या वैद्युत ऊर्जा को बिना हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जा सकता है। अतिचालक पदार्थों के बने हुए चुंबक से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है। ठीक, जो कि हम साधारण चुंबक से स्थापित नहीं कर सकते। तो ये हो गया बेटा अतिचालक। तो इसमें आप लोग समझे होंगे अतिचालक पदार्थों के लिए खूबी क्या है, कि ताप अगर हम कम करेंगे, ठंडा करेंगे,
तो इसकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति कैसी होगी, घटेगी प्रारंभ में, और एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा जिस पर यह अचानक से घटकर कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, तो इस घटना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और जिस टेम्परेचर पर यह शून्य हो जाती है प्रतिरोधकता, उसको क्रांतिक ताप या संक्रमण ताप कहते हैं। पारे के लिए 4.2 केल्विन, ठीक, टंगस्टन के लिए 0.01 केल्विन, समझ रहे हो, टंगस्टन के लिए 0.01 केल्विन, और कैडमियम के लिए 0.56 केल्विन, और निकेल के लिए 1.19 केल्विन, और टिन